वेलकम एवरीवन। आज का जो ये टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का अगला भाग है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है कृणाल पी ठाकुर एंड I am an educator for civil service examination conducted by UPSC. By qualification, I am LLB, LLM with business law, and I am teaching for the civil services since 2011. और ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे और प्लस आप जो जनरल नॉलेज रखना चाहते हो तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का है, पोर्टुगीज़ का नहीं है। पोर्टुगीज़ का हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, ये जो वीडियो है वो हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि पहले हमने क्या किया है। आज का नेदरलैंड मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर है। तो अब तक जो हमने बात किया कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो किस सीरीज़ में जो यूरोपियंस यहाँ पे आते हैं मॉडर्न इंडिया में, सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज़, पोर्टुगीज़ के बाद डच, नेदरलैंड जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, उसके बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद इंग्लिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में आती है। तो अब हम आज के इस वीडियो में हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करने वाले हैं, जो नेदरलैंड से जो कंपनी यूरोप से भारत आती है उसकी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं द डच। तो देखो, कॉमर्शियल एंटरप्राइज मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए डच भी अपने घर से बाहर निकले थे। कॉमर्शियल एंटरप्राइज लेड द डच टू अंडरटेक वॉयज टू द ईस्ट, ईस्ट इंडीज़ की तरफ ये जो है वो आते हैं ताकि उनको भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। तो उनके जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्नेस डी हॉटमैन, Cornelis डी हॉटमैन वॉज द फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा, जावा सुमात्रा जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे ये पहुँचते हैं और उसके बाद बंतम में पहुँचते हैं इन 1596। तो अगर आपको सवाल पूछे बताइए कौन से पहले डच थे जो ईस्ट इंडिया की तरफ पहुँचे थे, ईस्ट इंडीज़ में पहुँचे थे, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में पहुँचे थे, तो वो पहुँचे थे कर्नेलिस डी हॉटमैन। 1596 में ये यहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद 1606 में जो उनके स्टेट जनरल है नेदरलैंड के, जो हाई कमिश्नर है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ की जो भी छोटी छोटी कंपनियाँ होती है जो ईस्ट इंडीज़ की तरफ आ रही होती है वो सारी कंपनी को अमालगमेटेड कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, अमालगमेट कर देते हैं मैनी ट्रेडिंग कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया की तरफ आ रही है और इस तरीके से उनकी कंपनियों को ताकत मिलती है, सब मिलके एक पावरफुल कंपनी बन जाती है नेदरलैंड की। ये जो कंपनी बनती है जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, दिस कंपनी वॉज ऑल्सो एम्पावर कि वो कंपनी वॉर भी कर सकती है, व्यापार तो करेगी लेकिन साथ साथ उसको अधिकार होगा कि वो किसी के भी खिलाफ, किसी भी देश के खिलाफ, किसी राजा के खिलाफ वॉर लड़ सकती है, वो किसी के साथ भी ट्रीटी कर सकती है, समझौता कर सकती है, वो कहीं भी जाके जो टेरिटरी है वो जीत के उसका पोजीशन भी ले सकती है, प्लस ये वहाँ पे किले भी बना सकती है, कॉलोनी भी बना सकती है। तो इस तरीके से बहुत व्यापक पावर जो है वो उनकी कंपनियों को वो सरकारें देती है। आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया, जैसे ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, दे फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। तो याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो भारत में उनकी पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में एस्टेब्लिश होती है, 1605 में एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद दे वेंट ऑन एस्टेब्लिशिंग ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारी जगह पे वो अपने अलग अलग सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करती है। दस दे बिकम थ्रेट टू दी पोर्टुगीज, इससे पहले पोर्टुगीज आए हुए थे और दूसरी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो पहले जो पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस था उसके लिए ये थ्रेट बन जाती है, अब पोर्टुगीज को उनके कारण खतरा लग जाता है और ये बाद में सही साबित भी होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत में वो नागपट्टनम, तो डच के जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो पहले पोर्टुगीज़ के पास ये नागपट्टनम होता है, ये मद्रास के पास है, तो ये सेंटर जो है वो डच से लड़के उनसे कैप्चर कर लिया जाता है। सो डच कैप्चर्ड नागपट्टनम नियर मद्रास फ्रॉम द पोर्टुगीज। दे मेड द नागपट्टनम एज देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में उनका मेन सेक्टर ऑफ एक्टिविटी बनता है नागपट्टनम, जो मद्रास के पास, आज के चेन्नई के पास है।
डच सेटलमेंट धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं भारत के अलग अलग पार्ट में, वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। गुजरात के कोस्टल एरिया में भी वो अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार रीजन में वो अपनी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। 1609 में दे ओपन फैक्ट्री इन पुलिकट ऑल्सो। पुलिकट है नॉर्थ ऑफ मद्रास, मद्रास के उत्तर में है, वहाँ पे भी वो अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनके सेटलमेंट बढ़ जाते हैं और सेटलमेंट बढ़ते हैं। अदर प्रिंसिपल फैक्ट्री दे पजेस, डच पजेस इन इंडिया वर सूरत, सूरत में 1616 में एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद बिमलीपट्टम 1641 में एस्टेब्लिश होता है, कराईकल में 1645 में एस्टेब्लिश होता है और चिंसुरा में 1653 में वो अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद बारनगर है, फिर कासिम बाज़ार मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल में, यहाँ पे भी वो अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके अलावा वो बालासोर है उड़ीसा का रीजन, फिर पटना बिहार में, उसके बाद नागपट्टनम में फिर से फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, कोची में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं और ये सारे उनके सेंटर होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं। मतलब बहुत सारे सेटलमेंट बना चुके थे वो। दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड, कैरिंग ट्रेड, कि मतलब यहाँ से खरीदा वहाँ बेच दिया, इस तरीके से प्रॉफिट कमाना, ऐसा भी वो करना शुरू कर देते हैं। दे ब्रॉड वेरियस कॉमोडिटी टू आइलैंड ऑफ द फार ईस्ट, वेरियस आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल भारत से ले जाते थे, मर्चेंडाइज ले जाते थे, अपने देश में तो ले जाके व्यापार करते थे, लेकिन फार ईस्ट में ले जाके वहाँ पे भी व्यापार करते थे। उन्होंने वहाँ पे स्पाइस ट्रेड को, जो मसाले का ट्रेड है, उसका उत्पादन है, उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। इस तरीके से डच ने अपने सेटलमेंट्स को एस्टेब्लिश किया। दे कैरी इंडिगो मैन्युफैक्चर इन यमुना वैली, यमुना वैली में वो इंडिगो का मैन्युफैक्चर करवाते थे, सेंट्रल इंडिया में भी वो इंडिगो का मैन्युफैक्चर करवाते थे। उसके बाद बंगाल है, गुजरात है, कोरोमंडल है, वहाँ पे टेक्सटाइल और सिल्क का प्रोडक्शन करवाते थे और उसके बाद उसका व्यापार करते थे। उसके बाद नमक, सॉल्ट पीटर फ्रॉम बिहार। उसके बाद ओपियम का ट्रेड करते थे, ओपियम है, राइस है, वो गंगा वैली में वो ये एक्टिविटी चलाते थे। तो इस तरीके से इनकी एक्टिविटी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डच का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, तो उनकी राइवलरी हो गई, किससे? एंग्लो डच राइवलरी, मतलब अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश के साथ उनकी राइवलरी होती है और वही बाद में चल के उनके पतन का कारण बनता है। तो अब बात करेंगे एंग्लो डच राइवलरी। इंग्लिश वर ऑल्सो एट दिस टाइम राइजिंग टू प्रोमिनेंस इन द ईस्टर्न ट्रेड, ईस्टर्न ट्रेड में अब अंग्रेज भी आ चुके थे। एंड दिस पॉज अ सीरियस चैलेंज टू द कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच, कि अंग्रेजों के जैसे पोर्टुगीज, तो डच के आने से पोर्टुगीज को खतरा बढ़ा, वैसे ही जैसे अंग्रेज आते हैं तो डच को भी खतरा बढ़ता है और पोर्टुगीज को भी खतरा बढ़ता है। नाउ कमर्शियल राइवलरी चालू होती है इनके बीच में और कमर्शियल कंपटीशन से ये चला जाता है ब्लडी वॉरफेयर, खून खराबा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कंपनी के बीच में। तो डच कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है और इसका क्लाइमेक्स पहुंचता है कहाँ पे? तो एम्बोइना में। तो एम्बोइना में डच की और अंग्रेजों की एक लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उसमें ये अपने सर्वोच्च शिखर पर इनकी दुश्मनी पहुंच जाती है, इनकी लड़ाई पहुंच जाती है। एम्बोइना कहाँ है? तो साउथ ईस्ट एशिया में है, एम्बोइना इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है एम्बोइना, वो एक्चुअली पोर्टुगीज के पास हुआ करता था। 1605 में पोर्टुगीज के साथ डच की लड़ाई होती है और डच कैप्चर कर लेते हैं पोर्टुगीज से ये जगह जिसका नाम है एम्बोइना। और उसी एम्बोइना में एक दिन क्या होता है कि वो बहुत सारे अंग्रेज लोगों को, 10 इंग्लिशमैन को मार देते हैं, मसाकर करते हैं और मार देना, और उसके बाद जापानीज 9 लोगों को मार देते हैं 1623 में। और इसके कारण अंग्रेजों की और डच के बीच में राइवलरी जो है वो बढ़ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उनकी जो राइवलरी है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, दोनों यूरोपियन कंपनी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और आफ्टर द प्रोलॉन्ग वॉरफेयर बहुत लड़ाई होती है और एक दिन तो उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होना था। तो 1667 में उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है इन विच दे एग्री कि ठीक है एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ब्रिटिश एग्री टू विड्रॉ ऑल द क्लेम फ्रॉम द इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से अंग्रेज अपना पूरा क्लेम ले लेते हैं और वो डच को दे देते हैं। और डच को वहाँ पे मसालों के व्यापार में इंटरेस्ट था तो वो ले लेते हैं और डच डिसाइड करते हैं, वो एग्री करते हैं कि ठीक है हम रिटायर हो जाते हैं भारत से। तो भारत की सारी जगह जो है वो अंग्रेजों को दे दी जाती है और इंडोनेशिया की सारी जगह जो है वो डच को दी जाती है। इस तरीके से अदला बदली होती है ताकि डच जो है वो इंडोनेशिया में ज़्यादा प्रॉफिटेबल उनके लिए ट्रेड था वहाँ पे वो कंसंट्रेट करे। तो भारत जो है वो अंग्रेजों को मिल जाता है, ब्रिटिश को मिल जाता है और इंडोनेशिया जो है वो डच को मिल जाता है। और इस तरीके से डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत से उसका इन्फ्लुएंस कम कर देती है।
अगर हम डच की बात करें तो उन्होंने मोनोपोली ले ली थी। दे मोनोपोलाइज द ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस, काली मिर्च और मसालों में उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी, भारत की जो इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी जो थी, जो वो ट्रेड करते थे डच लोग, वो थे सिल्क में ट्रेड करते थे, वो ट्रेड करते थे, कॉटन में भी ट्रेड करते थे। उसके बाद इंडिगो है, राइस है और ओपियम, वो उनकी फेवरेट चीज़ रहती थी, उसमें वो ट्रेड करते थे। अगर हम उनके डिक्लाइन की बात करें तो उनका डच गॉट ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ मलया आर्किपेलागो। तो डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरी जगह पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मलेशिया के जो आइलैंड्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस कर दिया, इंडिया को उन्होंने जाने दिया। थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरीके से 3 वॉर हुए। और जो तीसरा अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो सूरत है, बॉम्बे है, उनका कम्युनिकेशन लाइन ठप कर दिया था। अंग्रेजों का कम्युनिकेशन लाइन जो है वो ठप कर दिया था। उन्होंने बे ऑफ बंगाल में अंग्रेजों के कुछ जहाज जो है वो कैप्चर कर लिए थे। इसके लिए उनका ये युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, एंग्लो डच वॉर हुआ था। और उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने डच को हरा दिया और ये बहुत ही फैटल डिफीट थी, बहुत बुरी तरीके से भारत में हारे और भारत से सारी जगह से उन्होंने हाथ धोना पड़ा। और इस बैटल को बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। जो तीसरा युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच में, उसे बैटल ऑफ हुगली कहा जाता है, जो 1759 में हुआ था। और इस युद्ध के बाद डच जो है वो अपना इन्फ्लुएंस भारत से खो देते हैं। विच डील अ क्रशिंग ब्लो, देखिए क्रशिंग ब्लो टू डच एम्बिशन इन इंडिया, भारत में से उनका सफाया हो जाता है। डच अगर देखा जाए उनके डिक्लाइन का दूसरा कारण, दे वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया। वो एम्पायर तो बनाना ही नहीं चाहते थे, वो बस व्यापार करना चाहते थे। दे वर कंसर्न ओनली विद द ट्रेड ओनली। उनको ज़्यादा इंडोनेशिया में जो मसाले, इंडोनेशिया को मसालों का टापू, मसालों का आइलैंड भी कहा जाता है, स्पाइस आइलैंड, वहाँ पे ज़्यादा उनको फोकस करने के लिए उनको लग रहा था, उनका इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे बिजनेस करके। तो मसालों का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा होता था और वहाँ व्यापार करके वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, इसलिए भारत से उनका इंटरेस्ट गया और भारत में उनका डिक्लाइन हो गया। तो ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा एंड बंताम इन 1596? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर है, देखो ए है कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, दूसरा है जानवार रिबिक, तीसरा है अबेल तासमान और चौथा है विलियम ब्रिंसिक। तो पहला आंसर है इसका, ए आंसर है, कर्नेल डी हॉटमैन इज द आंसर। ये पहले आए थे फार ईस्ट में। दूसरा सवाल है, इन व्हाट ईयर डिड स्टेट जनरल ऑफ द नेदरलैंड एस्टैब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड? 1596, 1602, 1616 या 1641? करेक्ट आंसर जो है वो है 1602 में उन्होंने नेदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, सारी कंपनियों को अमालगमेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी एम्पावरमेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन एडिशन टू ट्रेड? A. Carrying out scientific research. B. Military operation and warfare. C. Exploration of Arctic. And D. Establishing religious mission. क्या पर्पस था? The correct answer is B. Military operation and warfare. ये ट्रेड के साथ, ट्रेड के बाद इनका मिलिट्री ऑपरेशन एंड वेयरफेयर जो था वो ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड डच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1605? पहली फैक्ट्री, ए गोवा, बी मसूलीपट्टनम, सी सूरत, डी कोची। द करेक्ट आंसर जो है वो है बी मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकेशन सर्व एज द मेन डच स्ट्रॉन्ग होल्ड इन साउथ इंडिया? ए गोवा, बी सूरत, सी नागपट्टनम, डी कोची। करेक्ट आंसर जो है वो है सी नागपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ द एनमिटी बिटवीन डच एंड इंग्लिश इन द ईस्ट? ए बैटल ऑफ हुगली, B. Massacre at Amboina, C. Compromise of 1667, D. Anglo-Dutch War 1672 to 74। करेक्ट आंसर जो है वो है B है, Massacre at Amboina, इंडोनेशिया में जो आइलैंड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट लेड टू द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डच एंड ब्रिटिश इन 1667? ए बैटल ऑफ हुगली, बी मसाकर एम्बोइना, कैप्चर ऑफ बॉम्बे या फिर डच विड्रॉल फ्रॉम इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर जो है वो है बी मसाकर एट एम्बोइना। Next question, which region of India did Dutch capture in 1605 from Portuguese? A. Goa, B. Surat, C. Nagapattinam, D. Masulipatanam। करेक्ट आंसर जो है वो है सी नागपट्टनम। ये पोर्टुगीज ने डच से छीन लिया था, कैप्चर कर लिया था। उसके बाद डच ने पोर्टुगीज से कैप्चर कर लिया था।
Next question, what were the primary Indian commodity traded by the Dutch? A. Black pepper and spices. B. Textile and silk. C. Opium and rice. And D. All of the above. करेक्ट आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव. सारी चीज़ों का वो ट्रीट करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन पावर डिफीटेड द डच इन द बैटल ऑफ हुगली इन नवंबर 1759? ए. ब्रिटिश. बी. पोर्टुगीज. सी. स्पेनिश. डी. फ्रेंच. करेक्ट आंसर जो है वो है ए. ब्रिटिश. Next question, what caused the Dutch to focus more on trade in Malaya archipelago? A. Military conflict with the British. B. Decline in Indian trade profit. C. Dutch empire building in India. D. Capture of Surat. Correct answer जो है वो है B. Decline in Indian trade profits. Next question, in the third Anglo-Dutch war, which English settlement communication with Surat were cut by Dutch? Madras, Bombay, Calcutta, Goa. Correct answer जो है वो B. Bombay. Next question, what was the primary concern of the Dutch in India? A. Building an empire. B. Military conquest. C. Religious conversion. D. Trade. Correct answer जो है वो है D है trade. Next question, in which region did Dutch monopolize the trade in black pepper and spices? A. South India. B. Gujarat. C. Malaya archipelago. D. Bengal. Correct answer जो है वो है C. Malaya archipelago. Next question, what major event marked the decline of Dutch ambition in India? A. The massacre at Amboina. B. The establishment of Dutch East India Company. C. Battle of Hooghly. D. Anglo-Dutch War 1672-74. करेक्ट आंसर जो है वो है C. Battle of Hooghly. तो यहाँ पे हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वीडियो कंप्लीट होता है. कल नेक्स्ट वीडियो में हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे. आज की वीडियो में हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहे. PDF चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं भेज दूंगा. और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू.